आज के शो में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की मुकम्मल तफसील आम करने का हुक्म दे दिया। 20% अदा करके तहाइफ फरोख्त करना अजीब है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के अहम तरीन रिमार्क्स। क्या तोशाखाना का नैब रेफरेंस बनेगा? इमरान खान हुकूमत ने 6 अरब रुपए रिश्वत ली। मरियम नवाज का एक और अहम स्कैंडल की तरफ इशारा। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफवान खान। नाज़रीन, अहम तरीन हकायक आपके सामने मुसलसल हम रखते हुए आ रहे हैं, तवातुर के साथ आपको बताते आ रहे हैं कि किस तरीके से साबका हुकूमत क्या क्या दावे करती रही, हकीकत क्या थी। आज तोशाखाना के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त हुई है जो आपके सामने हम रखना चाहेंगे, लेकिन इस पेशरफ्त से पहले आपको एक अहम मिसाल बताते चले। ये मिसाल है मलेशिया की। महातिर मोहम्मद साहब, जिनकी मिसाल इमरान खान साहब देते देते थकते नहीं थे, अपनी दोस्ती या फिर उनकी गवर्नेंस मॉडल की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे, मलेशिया की मिसाल देते हुए थकते नहीं थे। अक्सर अपनी बात जब भी वो करते थे उन्हीं की मिसाल से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मलेशिया में एक डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियम है। इस म्यूजियम के अंदर एक महकमा उन्होंने बनाया है जो जिसको म्यूजियम की शक्ल ही जिसको बनाया गया है, जिसका नाम गैलेरिया परदाना है। मलेशिया में मौजूद ये गैलरी बेसिकली उन तमाम तहाइफ को स्टोर करती है जो मलेशियन स्टेट्समैन को मिलते हैं। ये तहाइफ उनके सिटीजन उनको देते हैं, या ये तहाइफ वो होते हैं जो कि किसी दूसरे मुल्क के दौरे के दौरान जब ये लोग जाते हैं या कोई मुल्क वहां आता है तो उनको तोहफे जो मिलते हैं सूरत में रखे जाते हैं। इस म्यूजियम को महातिर मोहम्मद साहब, जिनकी इमरान खान साहब मिसालें देते थकते नहीं हैं, इन्होंने इसलिए कायम किया है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी नजर आए तमाम सिटीजन्स को कि जो भी तोहफे उनकी सरकार को, उनकी रियासत को, उनके पब्लिक ऑफिशियल्स को मिले हैं या उनकी अहलिया को मिले हैं, अहलिया को भी मिले हैं, वो तमाम तोहफे, वो तमाम सोवेनियर्स, वो तमाम सर्टिफिकेट्स, गिफ्ट्स, वो सारे के सारे इस म्यूजियम में स्टोर होते हैं। अगर आप इस म्यूजियम की वेबसाइट पर जाएं, मैं आपको एड्रेस ही बता सकता हूं जो jmm.gov.my है। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, जिस तरह मैंने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियम की वेबसाइट है, जिसके अंदर आप इस गैलेरिया परदाना की वेबसाइट पे जाएं तो यहां आपको पता चलेगा कि इस म्यूजियम के औकात हैं सुबह 9 से लेकर 5, यानी कोई भी शहरी मलेशिया का जा सकता है, देख सकता है कि उसके वजीर आजम को क्या तोहफे मिले हैं, उसके ओहदेदारों को क्या तोहफे मिले हैं, किस मुल्क ने तोहफे दिए। हर तोहफे के नीचे फुटनोट, उसकी कीमत, तमाम चीजें भी लिखी हुई हैं। और इसकी जो टोटल फीस है वो 10 रुपए, नहीं, मलेशिया का जो करेंसी रिंगिट है वो 10 रुपए है। अगर बच्चे जाते हैं तो उनकी फीस 4 रुपए है, अगर बड़े जाते हैं तो उनकी फीस 10 रुपए है, और वहां जाकर वो इन तोहफों को देख सकते हैं। तो ये तो एक वो ट्रांसपेरेंट मॉडल है, एक मिसाल की मॉडल जिसे आप कहा जाए कि जहां पर बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो हम तवक्को रखते थे कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जो इमरान खान साहब बोलते थे कि वो ट्रांसपेरेंट मॉडल बनाएंगे, तो ये वो ट्रांसपेरेंट मॉडल है कि जो तोशाखाना के हवाले से एक मिसाल मलेशिया ने तौर पे बनाई हुई है। यहां क्या हो रहा था इस पर आने से कबल मैं आपको और पीछे लेके चलता हूं। मैं आपको रियासत मदीना की मिसाल बताता हूं, जिस मिसाल जो हम सबके लिए यकीनी तौर पर एक ऐसे उसूल है जिस बुनियाद पे हमें अपने आप को ढालना है, हमें अपनी रियासत भी चलानी है, अपनी इनफरादी शक्ति बनाना है। असहाबे कराम के जमाने की मिसाल है जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा देते आए हैं। मिसाल के तौर पर अली मोहम्मद खान साहब एक टॉक शो में बता रहे थे कि किस तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने के अंदर तोहफों के हवाले से उन्होंने उसूल रखे हुए थे। आप अली मोहम्मद खान साहब जो तहरीक इंसाफ के एमएनए और इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा थे, जब आखिरी दिन अकेले बैठे हुए थे तो उस बारे में उनको पजीराई भी काफी हुई थी। वो क्या बताते हैं रियासत मदीना में तोहफों के हवाले से क्या उसूल होते थे, जरा ये सुने। तो ये तो वो मिसालें हैं जिस पर जिन उसूलों का हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, तहरीक इंसाफ के लोग कोट भी करते हैं। इन पे हमें ये आइडियल है जिन्होंने खुद कहा कि हमें इस पर चलना चाहिए। लेकिन एक आइडियल जो दुनिया में इस पर हमें सामने भी नजर आ रहा है वो मलेशिया का मॉडल है, जो आपके सामने मैंने बताया कि किस तरह वहाँ एक म्यूजियम के जरिए तोशाखाना में तमाम तहफ रखे जाते हैं। अब दूसरी अहम बात यह नाज़रीन के तोहफों के हवाले से बुनियादी तौर पर एक इंडिविजुअल उसूल भी ये होता है कि अगर आपको कोई तोहफा देता है तो आप उसको बेचेंगे नहीं। यानी अगर आप एक बहुत ही ज्यादा माली तौर पर परेशान हो, कोई बहुत मुसीबत में आ चुके हो, खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल हो, बेचने का सोचें। लेकिन रिवायत आपकी एक जो कहा जाता है समाजी रिवायात भी ऐसी नहीं है
कि आप एक मिलने में तोहफे को बेच दें जाकर, आपको शादी में कोई तोहफा मिले, आपको तोहफे में बर्थडे में कोई तोहफा मिले, कोई भी यहाँ पे उसको अच्छा नहीं समझता। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में तोहफे बेचे गए, यानी रिटेन भी हुए, बेचे भी गए। जो सामने इल्जामात सामने आ रहे हैं, जो हुकूमत मौजूदा कह रही है कि बेच दिए गए, 14 करोड़ रुपए के तोहफे आगे इस पर दुबई में बेचे गए, घड़ी बेची गई, उसकी तफसीलात सामने आ रही हैं। एक फहरिस्त जो सामने आई है, मैं उसमें कुछ चीज़ें बताता चलूँ। आपने ये 2 मिसालें सुनी, मलेशिया की, रियासत मदीना की। इमरान खान साहब के दौर में जो तोहफे आए, उन्होंने जो खुद खरीदे, रिटेन किए, उनकी एक फहरिस्त आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब के दौर में उनको एक रोलेक्स की घड़ी मिली जो उन्होंने 8 करोड़ 50 लाख रुपए में रिटेन करी। इसके अलावा 1 करोड़ 9,70,000 और 13,59,000 रुपए के 2 नेकलेसेस, 18,56,000, 2,75,000, यानी 18,56,000 और 2,75,000 रुपए के 2 ईयर रिंग्स। इसके अलावा सोने और हीरे के मुख्तलिफ ब्रेसलेट्स थे, एक 40 लाख रुपए का और एक 24 लाख रुपए का ब्रेसलेट, यानी 2 ब्रेसलेट ये। इसके अलावा 56,70,000 रुपए के और 2,55,000 रुपए के 2 कफलिंग्स। इसके अलावा अंगूठियों पे अगर हम आए आपको, तो 87,50,000 रुपए की एक अंगूठी, 28,36,000 रुपए की एक अंगूठी, 2,30,000 रुपए की एक अंगूठी, 2,25,000 रुपए की एक अंगूठी, 4 अंगूठियां ये इस पर इमरान खान साहब ने रिटेन करी, जिसके बारे में भी कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर उन्होंने आगे फरोख्त करी है। 44 लाख रुपए की रोलेक्स की एक घड़ी, 38 लाख रुपए की रोलेक्स की एक और घड़ी, 9 लाख रुपए की एक और घड़ी, 4 लाख रुपए की एक घड़ी, यानी 4 घड़ियां, एक 36 लाख, एक 38 लाख, एक 44 लाख, एक 9 लाख और एक 4 लाख रुपए की। इसके अलावा 19 लाख की एक और घड़ी भी थी जो इस वक्त रिटेन की गई। टोटल तहाइफ जो है तकरीबन 112, जिनकी मालियत जो 14 करोड़ रुपए बनती है, जिनको रिटेन किया गया 3 करोड़ 80 लाख रुपए में। इसके अंदर 15 लाख रुपए का सोने का एक पेन भी शामिल है, 28,000 रुपए का पेन भी शामिल है। इसके अलावा लेडीज पर्सेस शामिल हैं, डिनर सेट्स शामिल हैं, मुख्तलिफ और अशिया जो कि दूसरे मुल्कों से मिली, ना कि उसको म्यूजियम में रखा जाता, ना रियासत मदीना के उसूलों के लिहाज से, बल्कि उनको खरीद लिया गया। हुआ सब कुछ कानून के तहत, लेकिन इखलाकी तौर पर तो दुरुस्त नहीं था। कानून के तहत सही था या नहीं था, इस पर भी बहुत से सवालात हैं, क्योंकि जो कानून उन्होंने बनाया इस पर हम आगे बताएंगे आपको कि उन्होंने कहा था कि 50% पे उन्होंने खरीदा है। 14 करोड़ का 50% 7 करोड़ होता है, 3 करोड़ 80 लाख नहीं होता। ज्यादातर तहफाइज जो खरीदे गए वो उस कानून को बनाने से पहले 20% पे खरीद लिए गए। खैर, आज समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस समाअत की तरफ आते हैं। आपको आज की समाअत में अहम तरीन रिमार्क्स और अहकामात के बारे में ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बताते हैं। आज जो समाअत हुई, साबिक वजीर आजम के तोशा खाना से हासिल तहफ़ की तफसील बताने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। इसमें अहम तरीन रिमार्क्स में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से कहा गया, लोग आते हैं और चले जाते हैं, वजीर आजम ऑफिस वहीं रहता है, जो भी तोहफा दिया जाता है वो उस ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं होता। जो लोग तहफ़ घर ले गए उनसे भी वापस लेंगे। वफाक की जानिब से जो इस समाअत के अंदर डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए और उन्होंने हिदायत लेने के लिए मोहलत तलब करी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल रिजाइन कर चुके हैं, इसलिए मोहलत तलब की गई। और इसके अलावा दरख्वास्त गुजार के वकील यानी जो राना आबिद साहब हैं, उनके मौक़िफ़ पर अदालत ने इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर्स पर हुक्म इम्तना यानी कोई स्टे ऑर्डर मौजूद नहीं है, लिहाजा ये तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। काबीना डिवीजन मालूमात फराम करने का पाबंद है। मजीद ये कहा गया अदालत की तरफ से कि एक पॉलिसी बनाए कि जो तोहफा आएगा वो सिर्फ और सिर्फ खजाने में जमा होगा। मोअज़्ज़िज़ जज ने कहा कि एक हद तक पैसे देकर तोहफे रख लेना कोई बात नहीं है, एक पॉलिसी बनाए कि जो तोहफा आएगा वो सिर्फ खजाने में जमा होगा। तहाइफ सिर्फ मिलते ही नहीं, अवाम के टैक्स से बैरून मुल्क सरबराहान को भिजवाए भी जाते हैं। बाहर से आए सब तहाइफ अवामी जगह पर रखने चाहिए। अदालत ने कहा कि यह पॉलिसी होनी ही नहीं चाहिए कि कुछ फीसद रकम देकर तोहफे को घर ले जाएं। मजीद कहा गया कि ऐसी पॉलिसी बनाने का मतलब तो ये हुआ कि तोहफों की सेल लगा रखी है। ये बड़े अहम तरीन रिमार्क्स हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस मामले में सामने आए। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हिदायत दी कि आप हिदायत लें कि लेकिन तब तक इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म पर अमल करें। इंफॉर्मेशन कमीशन ने तहाइफ की मालूमात शहरी को देने का कहा तो फराहम करें। तमाम मालूमात फराहम करने के भी अहकामात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आए। इस अहम तरीन समाअत के हवाले से आज जिस तरह मैंने कहा, राना आबिद साहब एडवोकेट है, जो दरख्वास्त जो वकील है जिसने पिटिशन की थी, जिन्होंने उन्होंने इसका अहवाल ही बताया। और ये जो फैसला है कि 20 ये जो रूल है कि 20% पे खरीदी जाए और फिर आगे बेच दी जाए, इसके बारे में भी आज अदालत में क्या हुआ आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिवली कि राना आबिद साहब क्या कह रहे थे। लेट्स सी दिस।
आज डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी क्योंकि वो अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो रिज़ाइन कर गए हैं, नए अटॉर्नी जनरल साहब आएंगे, फ्रेश इंस्ट्रक्शंस होंगी तो फिर, लेकिन जैसा आपने कहा जी कि इसमें आप एक बात क्लियर है कि जो पॉलिसी है आपकी कैबिनेट डिवीज़न की कि जिसमें गिफ्ट जो है वो रिसीवर जो है वो कुछ अमाउंट दे के उसको परचेज़ कर सकता है, ये बिल्कुल ही इलॉजिकल है, ये कोई सेल नहीं लगी हुई, ठीक है। इस पॉलिसी को आप देखें, रिवाइज़ करें, ये हार्ट टू हार्ट उन्होंने कहा हमारी बात है, और मैंने भी उस पर गुजारिश की कि जी देखिए मैं भी यही चाहता हूँ कि जब आप ये खरीदो फरोख्त गिफ्ट का जो ऑप्शन है ये आप देते हैं तो फिर ही ऐसे मिसाइल पैदा होते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैंने घड़ी बेच दी तो मैंने क्या किया, मेरा तोहफा था मैंने, तो फिर ये इशूज़ तभी पैदा होते हैं। तो अगर आप उसमें ऑप्शन ही ना रखें और जो भी गिफ्ट मिले, जैसे उन्होंने जैसा आपने खुद अपना हवाला दिया कि हसन औरंगज़ेब अगर कहीं कॉन्फ्रेंस में जाता है और वहाँ उसको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो उसको हसन औरंगज़ेब सन ऑफ फलां की वजह से नहीं मिलता, वो उसे हसन औरंगज़ेब बीइंग द जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिलता है। तो मेरा ये काम है कि मैं वो गिफ्ट ला के यहाँ हाई कोर्ट में एक जगह के ऊपर उसको डिस्प्ले करूँ। तो अब एडजर्न हुई है 2 वीक के लिए, और साथ में क्लियर किया है आज उन्होंने कि कोई इंजंक्शन नहीं है, कोई इंजंक्टिव ऑर्डर नहीं है, जो PIC है वो भी अपना ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने का इख्तियार रखता है। तो मामला जो इस पर है नाज़रीन, कुछ कानूनी पेचीदगियां या कुछ कानूनी सवालात उठा रहा है। ये मामला ये भी है कि आखिरकार सरकारी ऑफिस को ज़राए आमदन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मैं कल आपके प्रोग्राम में जो कल रखेंगे उसमें हमने जो टैक्स रिटर्न्स हासिल किए इमरान खान साहब के, वो सारे तफसीलन बताएंगे कि आया तोशाखाना के जो रिटर्न्स थे वो डिक्लेयर थे या नहीं थे, और उनको छुपाना भी क्या दुरुस्त है या नहीं है, ये खरीदे के सोर्स ऑफ इनकम से का ये सवाल भी उठाएंगे, और सिगर राज में रखना इनको सही है या नहीं है ये भी सवाल उठाएंगे। इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ अब तक आया है वो तो इस बारे में यही है कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। आपने महातिर मोहम्मद साहब की मिसाल सुनी, आपने अदालत में आज मोअज़्ज़िज़ जज ने जो कहा वो सुना, आपने खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से रियासत मदीना के जो उसूल बयान उन्होंने किए वो सुना कि किस तरह से वो असहाबे कराम और जिस तरह से जिन शख्सियात की हमें पैरवी करनी चाहिए वो किस तरह से अमल करते थे, वो सब भी आपने इस पर सुना। लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। आगे बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ साहब से जब सवाल पूछा गया कि तोशाखाना के ऊपर कोई रेफरेंस बनेगा तो उनका जवाब क्या था, पाकिस्तान का जवाब इस बारे में क्या था, लेट्स हियर दिस। कानून के मुताबिक देखें जो होता है, कानून के मुताबिक अगर देखा जाए तो कैबिनेट के जो रूल्स हैं जिन पर आज एक तरह से मौजूद अदालत ने रिमार्क्स में तनकीद भी की, उसके मुताबिक कोई भी गिफ्ट जो आता है जिसकी वैल्यू 30,000 से कम है उसको रखा जा सकता है एट फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कोई गिफ्ट जो 30,000 रुपए से जायद का है that will be allowed to be retained by the recipient at the payment of 50% of the value exceeding the basic exemption of rupees 30,000, यानी 50% के ऊपर उसको रिटेन किया जा सकता है, ये तो कानून कहता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या इसको टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर किया गया, नहीं किया गया, 21 में किया गया, सितंबर 2021 के रिटर्न्स में फाइल किया गया, क्या ये सीगा राज में रखना दुरुस्त था या नहीं था, और इसके साथ साथ क्या सरकारी दफ्तर को ज़राए आमदन के लिए इस्तेमाल किया नहीं किया, ये हुकूमत रेफरेंस बनाएगी या नहीं बनाएगी। कुछ दिन कबल सलीम बुखारी साहब हमारे प्रोग्राम में साथ थे, वो कह रहे थे कि रसीदे तक इनका हो गया है जहां ये तोहफे बेचे गए हैं, लाहौर के कुछ ज्वेलर्स हैं। सलीम बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हुकूमत कहां तक पहुंच गई, हमने उनसे सवाल पूछा था परसों हमने, तो उन्होंने क्या कहा था सलीम बुखारी साहब ने, जरा ये सुनते हैं। और ये भी आप क्योंकि कह रहे चीजें आएंगी तो तोशाखाना के हवाले से क्या ये कोई रसीदें आएंगी सामने, क्या आएगा कि किस तरह उन्होंने बेचा, ये प्रूफ किस तरह किया जाएगा कि बिक चुकी हैं चीजें, क्योंकि आपको पता है इनका जो वोट बैंक है वो तो कोई बात हकीकत हो कुछ हो मानता ही नहीं है, तो किस तरह ये हुकूमत मौजूदा ये बताएगी कि हाँ जी ये बेचा है, ये रसीद है इतने का इन्होंने बेचा है, क्या ऐसा होगा या इससे बयान की हद तक ही रहेगी, इस पर मामला नैब है कुछ। एक लाहौर के ज्वेलर ने तो ये कंफर्म कर दिया है कि 3 चीज़ें तो मैंने खरीदी हैं। अच्छा, इसी तरह से जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से कहते हैं कि उन्होंने दुबई जाके बेची हैं, ये चीज़ें छुपने वाली नहीं हैं। तो चीज़ें छुपने वाली नहीं हैं, हुकूमत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि चीज़ें बेची कहाँ गई हैं। आज मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट भी की, उसमें उनकी जानिब से कहा गया कि मामला सिर्फ शायद यही नहीं है करोड़ों रुपए का, बल्कि अरबों रुपए के मामला भी सामने आ सकते हैं। एक हिंट भी उन्होंने दी है कि 6 अरब रुपए माजी की हुकूमत ने रिश्वत से कमाए, और बहुत सी तफसीलात शायद इस हुकूमत के इन मामलात की सामने आने लगे हैं। कानूनी तौर पे जो सवालात हमने उठाए हैं, हम कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद आएंगे तो सामने जो सीनियर माहिर कानून है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और तोशाखाना के हवाले से क्या कोई खिलाफ कानून काम हुआ है इमरान खान साहब की तरफ से, कानून क्या कहता है, माहिर कानून की राय क्या है, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ है
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात और कुछ अहम नुकात आपके सामने रख रहे हैं। आपके सामने कुछ मिसालें भी सामने रखी हैं। कानून और आइन क्या कहता है, आगे किस तरह मामला बढ़ेगा। शाह खावर साहब सीनियर माहिर कानून प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। शाह खावर साहब, ये जो तोशा खाना का मामला है, इसमें इसको सीगे राज में रखना, क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी में जुमरे में आएगा या ये नहीं आएगा जो हुकूमत ने रखा? देखिए, बात यह है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये तो बाकायदा आईन पाकिस्तान में एक बुनियादी हक के तौर पर तस्लीम किया गया है 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कि किसी भी शहरी को कोई भी जो मालूमात है जो कि हुकूमती रिकॉर्ड है, वो उसको उस तक एक्सेस होनी चाहिए। और ये अवाम का जो है ये एक बुनियादी हक है कि वो चीज़ों से जो है वो बाखबर रहे हैं और उनको मालूमात तक रसाई हो। और ये जो हमारा एक कानून है जिसमें मालूमात की तक रसाई का एक कानून बाकायदा मौजूद है और उसकी एक अथॉरिटी भी मौजूद है। आप कोई भी सरकारी रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, उसको मुलाहिजा करना चाहते हैं, उसकी कॉपी लेना चाहते हैं, तो वो आप पहले उस अथॉरिटी को लिखते हैं। अगर वो नहीं लिखता, उस मुतलका महकमे को लिखते हैं। अगर वो नहीं लिखता, फिर आप अथॉरिटी के पास जाते हैं। अगर अथॉरिटी भी ना करे तो फिर आप हाई कोर्ट से वो अपना वो रिलीफ ले सकते हैं। तो जहां तक तोशा खाने का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि ये अवाम का बिल्कुल बुनियादी हक है कि उसमें उनको पता होना चाहिए कि उनके हुक्मरान या वो जो सरकारी ओहदेदारान जो कि बैरून मुल्क जाते हैं और वहां से जो उनको तोहफे तहाइफ मिलते हैं, और वो कानून के मुताबिक वो तोहफे जो हैं वो उनको जमा कराने पड़ते हैं तोशा खाने में। और फिर उसके बाद तोशा खाने में भी अब हमने देखा है कि माजी में भी ऐसी बातें होती रही हैं कि वहां पे भी जो इस तरह की चीजें या नवादरात या इस तरह के तहाइफ, उनको बड़े थ्रो अवे प्राइसेस के ऊपर वो फिर खरीद भी लिए जाते थे। ना उसका कोई पब्लिक ऑक्शन होता था, वो आपस में ही सारी चीजें जो है वो बिल्कुल मामूली कीमत अदा करके उसको ले लिया जाता था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक इशू है जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, आपने और अगर इसमें किसी ने खयानत की है जी, आपने तो इससे पहले यहाँ पर आनी चाहिए जी। अच्छा, ये बेचने वाले मामले से पहले या खरीदने वाले मामले से पहले ये फरमाइए कि जो आप हवाला दे रहे हैं आर्टिकल 19 का, जो ऑर्डर है इंफॉर्मेशन कमीशन का 11 जनवरी 2022 का, उस ऑर्डर में ये एक अपील थी और अपील को अलाउ किया गया। जो ऑर्डर था उसमें लिखा गया था कि द रिस्पोंडेंट इज डायरेक्टेड टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ ऑल गिफ्ट्स दिस गवर्नमेंट public functionaries from foreign states, dignitaries and others reported to the Tosha Khana of the Cabinet Division since August 2018 and how the said gifts have been disposed of under the procedure for the acceptance and disposal of gifts laid down in office memorandum जो 18 दिसंबर को उन्होंने रूल्स डिफाइन किए थे कैबिनेट डिवीजन ने, उसके मुताबिक। तो ये इस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है अगर हुकूमत ने नहीं किया, या ये आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है, ये किसी से ये कानून की खिलाफ वर्जी है, आइन की खिलाफ वर्जी है, किस जुमरे में है ये मामला? बात है कि आइन जो है, आईन पाकिस्तान जो है, वो तो एक बालादस्त कानून है, वो तो सुप्रीम लॉ है। और उसमें के ऊपर जो कि बुनियादी हकूक हैं जो आइन में दिए गए हैं, उसको तो सल्ब नहीं किया जा सकता। और अगर वो सल्ब होंगे तो बुनियादी हकूक की जो पासदारी है या उस पर अमल दरामद या उसकी हिफाजत जो है, वो आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 199 में वो हाई कोर्ट्स को दिए हुए हैं और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी हैं जिसमें मफाद आमा का कोई मसला हो। तो एक तो बात हुई कि ये आईनी एक तहफ़्फ़ुज़ है और एक गारंटी है, लेकिन जब आइन के तहत जब कोई चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन, उसके लिए कवानीन बनाए जाते हैं। तो वो अगर कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी तो उसमें तो उस कानून में जो उसके ऊपर अथॉरिटी जो आप अभी फरमा रहे हैं कि उन्होंने हुकूमत को बिल्कुल ये कह दिया था कि ये जो है ये इंफॉर्मेशन दरखास्त गुजार को देना जो है वो बिल्कुल आपका फर्ज है, और उसको बाद में चैलेंज किया गया। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी हक ये आईन पाकिस्तान में अपनी जगह पे है, लेकिन ये रेगुलेट कानून के तहत होता है, कानून में पूरा तरीकाकार दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ बुनियादी हक है बल्कि ये कानून भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी शहरी को। सही। और शाह खावर साहब ये भी बता दें, क्योंकि आज इस फैसले के बाद जो आज हुक्म हुआ है, फैसला हुक्म जो आया सामने मौजूद अदालत का, इसके बाद होगा क्या? समय पहले तो कुछ लोग इसको इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये आम मंजर आम पर आ जाएंगे,
ये सिर्फ मंजर आम पर आएंगे या सिर्फ और सिर्फ जो एप्लीकेंट है, जो आरटीआई में था, जो पिटिशनर है, ये सिर्फ उनको हुक्म दिया गया कि कोई हुक्म इम्तना नहीं है, इसके ऊपर स्टे ऑर्डर नहीं है, लिहाजा इनकी जो अपील है इस पर इनको जो है तमाम इंफॉर्मेशन फराम कर दी जाए, तो सिर्फ और सिर्फ अपीलेंट जो है जिसने अपील की है उसी को इंफॉर्मेशन मिलनी है? शाह खबर साहब, देखिए बात ये ऐसा नहीं है। अच्छा। कि वो तो चूंकि ये भी कोई पाबंदी नहीं है कि कोई अगर उस कानून को इन्वोक करते हुए कोई इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है, हाँ उस वक्त तक कि वो बिल्कुल एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ना हो, और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की तो वैसे कदगन मौजूद है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी और दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात और बहुत ही सेंसिटिव किस्म की जो इंफॉर्मेशन है उसको तो वैसे भी इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर ये हुक्म दिया है तो इसका मतलब ये है कि ये उस तरह की कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अगर दरखास्त गुजार के शेयर की जा सकती है तो फिर दरखास्त गुजार जो है उस पर कोई अमर माने नहीं है कि वो उसको अपनी तरफ रखे या उसको देखने के बाद वो कोई कानूनी कार्रवाई इनिशिएट ना करे कि ये जो मुल्की खजाने के पास जो अमानतें थी अगर उसमें खयानत हुई है और वो किसी ने मिसयूज किया है तो उस शहरी का भी ये बिल्कुल फर्ज है और उसका ये हक है कि वो उसके खिलाफ जो है वो मुनासिब कानूनी चारागोई करे, और फिर ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, ये तो बिल्कुल आवाम तक पहुंच जाएगी। अच्छा, और दूसरी बात शाह खबर साहब ये बताएगा कि अब इल्जाम ये लग रहा है इमरान खान साहब के ऊपर, साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर, या फिर ये इल्जाम दूसरों पे भी शायद आगे अगर सबूत आए सामने तो आ सकता है कि इन्होंने सरकारी दफ्तर को इस्तेमाल किया अपने ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए। अब टैक्स रिटर्न्स भी सामने आने लगे हैं और कहा जा रहा है कि इनको जो ये बेचकर इनकी जो इनकम आई या जो बेचा इन्होंने आलमी मार्केट के अंदर, उससे जो सिफारती ताल्लुकात खराब होने थे वो तो अपने हुए, जो उनको फाइनेंशियल गेन हुआ वो अपनी जगह हुआ, लेकिन ये एक तरह से इन्होंने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की है। तो क्या ये भी कानून के जुमरे में आता है? ऐसा हुआ है अगर तो? आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, मुझे कोई आपका सवाल प्रॉपर समझ नहीं आया। अच्छा शाह खबर साहब, मैं पूछ रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब ने ये तहाइफ 14 करोड़ रुपए के जो तहाइफ हैं जो उनकी वैल्यू असेस की थी, ये 3 करोड़ 80 लाख रुपए के खरीदे हैं और आगे अगर बेच दिए हैं, तो क्या सरकारी दफ्तर का नाजायज इस्तेमाल अपने जराए आमदन को बढ़ाने का जो कानून है वो अप्लाई होता है इनके ऊपर? उस जुमरे में आते हैं? देखिए बात यह है कि इसकी तहकीक होना लाजमी है, चाहे वो जिसके खिलाफ भी एलिगेशन है, क्योंकि इससे पहले भी पहले वाले हुक्मरानों पर भी इस तरह के जो है वो एलिगेशंस लगते रहे हैं। लेकिन अगर देखिए एक तोशा खाना में जो एक चीज है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और स्टेट ने उसको अगर उसको बेचना है तो फिर वो स्टेट ने बेचना है। जी, शाह खबर साहब से हमारा राब्ता शायद मुनक़ता हुआ, कोशिश करेंगे कि शाह खबर साहब से राब्ता बहाल कर सकें। जो आरटीआई के हवाले से जो अपील थी और आरटीआई के अंदर जो फैसला आया था इंफॉर्मेशन कमीशन का, वो भी हमने आपके सामने रखा। उस फैसले में वाज़े तौर पर कहा गया कि द रिस्पोंडेंट इज डायरेक्टेड टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑल गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट पब्लिक फंक्शनरीज फ्रॉम फॉरेन स्टेट्स डिग्नेटरीज, यानी कोई भी चीज उसमें खुफिया रखने का नहीं कहा गया, और others reported to the Tosha Khana of the Cabinet Division since August 2018 and how the said gifts have been disposed of under the procedure for the acceptance and disposal of gifts according to the rules notified on 18 December 2018। जो rules हैं वो भी हमने आपके सामने थोड़ी देर पहले आपको बताया किस तरह से उन rules के मुताबिक 30,000 से जो कम का तोहफा है उसको रिटेन किया जा सकता है और जो ज्यादा का तोहफा है उसको 50% पर खरीदा जा सकता है। शाह खबर साहब, आपसे राब्ता मुनक़ता हुआ था, ये बताइएगा कि क्या ज़राए से अपने सरकारी दफ्तर को ज़राए आमदन के लिए इस्तेमाल करना खिलाफ कानून है? अगर साबित होता है तो मेरा ख्याल है कि ये ज़ाब्ते की खिलाफवर्जी है, और अगर ये साबित हो जाए तो जाहिर है कि ये कानूनी खिलाफवर्जी है। ये तो इसको इतना आसानी से जो है ये इस तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, और दूसरी बात शाह खबर साहब, अगर अपने ये जो तोशा खाना से गिफ्ट रिटेन किए गए और अपने टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किए, वो कोई भी हो, इमरान खान साहब हो या नवाज शरीफ या जो भी वज़ीर आज़म रहा, तो क्या ये भी जो इनकम टैक्स लॉज हैं उस पर कंसील करना, क्या इस जुमरे में कहीं इस हवाले से कोई सजा या कानून इस पर आता है, इस जुमरे में आते हैं? देखिए इनकम टैक्स कवानीन जो है वो अपने कवानीन है, इंडिपेंडेंट कवानीन है। उस पे टैक्स एवेजन या अगर आपने
कोई उसमें कोई चीज जो है वो जाहिर नहीं की, तो वो इनकम टैक्स कवानीन अपनी सजा मुतय्यन है। तो मैं समझता हूँ कि उसको आप एंगल से नहीं देख सकते। वो ठीक है कि वो अगर वो, क्योंकि बहुत सारे इनकम टैक्स के ऐसे कवानीन भी है जिसकी पीनल क्लॉजेस भी है, जिसमें ताजीर भी मौजूद है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी उनकी शिकें हैं कि अगर किसी ने किसी वजह से कोई एसेट जो है उसको छुपाया है और उसको जाहिर नहीं किया, तो उसका जो मदावा है वो इनकम टैक्स के कवानीन के अंदर ही मौजूद है कि वो उनसे डबल या ट्रिपल ऑफ रिकवरी हो सकती है, तो वो अपनी जगह पे मौजूद है। अच्छा, और वो इनकम टैक्स कवानी लगेंगे, लेकिन जो आपने अभी बताया था कि वो उस पर कानून के खिलाफ होता है, अगर सरकारी ऑफिस को अगर इस्तेमाल किया गया साबित हो जाता है ज़राए आमदन के लिए, तो वहाँ क्या नैब अप्लाई होता है, नैब ऑर्डिनेंस अप्लाई होता है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी अप्लाई होता है, या कोई और लॉ अप्लाई होता है, FIA एक्टिव होता है, कौन एक्टिव हो सकता है उस सिलसिले में? थोड़ी सी टेक्निकल बात है, पहले तो ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये इसमें जो है कोई किसी जुर्म का इतलाक तब होता है कि आप अगर किसी सरकारी प्रॉपर्टी आपके डोमेन में दी गई हो और उसको आप मिस अप्रोप्रिएट कर लें और अपने किसी अपने जाती मुफाद या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए अगर उसको कन्वर्ट कर दें उस अमानत को, तो वो तो फिर बिल्कुल एक काबिल दस्तंदाजी जुर्म है पाकिस्तान पीनल कोड के तहत, जिसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। बिल्कुल वो अगर उस सूरत में कि अगर ऐसी इंटेंशन हो। दूसरी सूरत जो है वो ये है कि फिर वो इनकम टैक्स कवानीन जो है वो सामने आ सकते हैं। तो इस तरह इसको फिर वो देखना ये पड़ेगा कि उसके खिलाफ जो तहकीक हुई है जिसके खिलाफ, क्या वो महज महकमाना कार्रवाई जो है उस पर इक्तफा होना जरूरी है, अच्छा, इंटेंशन है, तो फिर जो है वो पाकिस्तान ताजीरात पाकिस्तान जो है वो भी मौजूद है। अच्छा, लेकिन शाह खवास साहब, मौजूदा केस के अंदर जो हुकूमत ये कह रही है और हुकूमती ज़राए कह रहे हैं कि उन्हें उन ज्वेलर्स तक का पता चल गया है जिन्होंने ये तहाइफ खरीदे हैं, अगर उनको पता चल जाता है और रसीदें मिल जाती हैं कि खरीदे इतने में गए थे, तहाइफ यानी रिटेन इतने में किए गए थे, बेचे इतने में गए, और जो जहां बेचे गए उधर से भी रसीदें आ जाती हैं, तो क्या फिर ये इस तरह केस बन सकता है कि बतौर सरकारी ऑफिस में रहते हुए आपने एक चीज को सस्ते में खरीदा फिर महंगे में बेचा, तो एक तरह से आप अपने ऑफिस को मिसयूज कर रहे थे? इस केस में क्या नैब लॉ एक्टिव होगा? नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए बात ये है जी, जो है वो है कि आपने किसी को फायदा पहुंचाने के लिए खुद माली मुनफत जो है वो हासिल की है और वो फिर नैब के जुमरे में आता है। और ये जो मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी शख्स को, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट शख्स है, उसको अमानतन एक चीज गई है और वो उस ट्रस्ट को वायलेट करते हुए उसको मिसयूज करता है, वो अपने इस्तेमाल में ले आता है या अपने फायदे के लिए ले आता है, तो फिर तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एक जो है डेफिनेशन है, वो तो बिल्कुल लगती है। लेकिन अब आप जैसे फरमा रहे हैं कि एक चीज जो है वो सस्ती ली गई हो और उसको महंगे दामों पर फरोख्त कर दिया गया हो, तो देखिए सरकारी जो इमलाक हैं, सरकारी जितनी भी चीजें हैं, उनको आप प्राइवेट डील के तौर पर उसका बेचना या खरीदना नहीं कर सकते। हर चीज के बारे में एक तरीकेकार मौजूद है। आप देखते हैं कि बहुत सारे सरकारी महकमे ऐसे होते हैं कि जिसमें पुरानी गाड़ी, पुरानी चीजें, फर्नीचर्स वो जो है बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, तो उनको डिस्पोज ऑफ करने का भी एक तरीका है। उसके बारे में पेपरा रूल्स मौजूद है। फिर आपने उसके लिए लोगों से जो है वो कोटेशंस कॉल करनी है, उसको नीलाम करना है। लेकिन प्राइवेटली अगर आप किसी चीज को, सरकारी इमलाक को बेचेंगे, भले वो महकमे की मफाद में हो, तो उसमें फिर वो जो पेपरा रूल्स है उसकी खिलाफ वर्जी सामने आ जाती है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका, आपने वक्त दिया।